और हद ये हो गई, जिस अजमेर की दरगाह पे हर साल 10 साल से यही प्रधानमंत्री चादर भेजता है, उस अजमेर की दरगाह पे इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों, इस शेर का अगला पहलू यह भी है कि जुल्म का दौर है, बहुत दिन नहीं रहने वाला। खूने मजलूम है, ज्यादा नहीं बहने वाला। इन अंधेरों को चीरता हुआ इनकलाब आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा, तू अगर रावण है तो राम भी जरूर आएगा, तू अगर कंस है तो कृष्ण भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, वो दौर आने वाला है। आज की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अगर मेरे किसी ने थप्पड़ मारा है तो मेहंदी हसन के थप्पड़ क्यों मारा है या थप्पड़ मारा है, ये भी कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ वोट लेते हैं, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। और जब कोई बात होती है तो उन्हें यह नजर आता है कि अगर हम इसके लिए कुछ कहेंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएगा। सिर्फ ये सोच के वो लोग बैठे हैं, वोट लेने के लिए सारी बातें कर देंगे, लेकिन जब हालात ऐसे होते हैं, जब वो सरकार, जब ये बीजेपी, जब ये देश में आग लगाना चाहती है, तो ये लोग, इनके मुंह में दही जम जाती है। ये लोग नहीं बोलते। और आज तो बड़ा आसान तरीका निकाल लिया है। आज तो इतना आसान तरीका निकाल लिया कि कोर्ट एक एप्लीकेशन लेके जाओ और किसी भी बिल्डिंग को खुदवा दो, चाहे वो बड़ी मस्जिद हो, चाहे वो। और हद ये हो गई, जिस अजमेर की दरगाह पे हर साल 10 साल से यही प्रधानमंत्री चादर भेजता है, उस अजमेर की दरगाह पे इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। इससे ज्यादा कोई हद हो सकती है? हम किसी छोटी मस्जिद की, किसी और की जगह की बात कर सकते हैं, चलो भी हो सकता है कोई विवाद रहा हो। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं, हमारे साथ वीरपाल मलिक जी बैठे हैं, हमारे साथ जो कानून के जानकार है वो बैठे हैं। जब एक बात तय हो गई कि 1947 के बाद जो धर्मस्थल जिस तरह से है उसी तरह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर कौन से कानून के तहत आप ये काम करते हो? न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो न समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। यहां पर मिलती हैं नदियां जो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में मगर नुकसान सबका है। जय हिंद, जय भारत, खुदा। बहुत बढ़िया। देखिए, जातिगत जनगणना कराना सरकार की हम मजबूरी कर देंगे। और जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि देश में अगर विकास कराना है तो जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और आप बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती है, तो इसका मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ। इसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट, और नंबर 3 चुनाव आयोग। सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस है, इन तीनों चीज़ों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए जनता का और लोकतंत्र का, आज के समय में लोकतंत्र का कोई भी इसमें विश्वास नहीं बचा है। लोकतंत्र को ये चाहते ही नहीं है कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखें। यही कारण है कि वो जनता को किसी भी प्रकार का डर उनके अंदर है नहीं। लेकिन हम इस बात को फिर आश्वस्त कर रहे हैं कि चाहे बलिदान देना पड़े, लेकिन हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। ओबीसी महासभा का अनेक संगठनों के साथ आज महापंचायत है। महापंचायत में हम सभी लोगों ने आह्वान किया है और हम लोग संकल्प लेंगे कि दिल्ली सहित हम पूरे भारत से हम सदस्य सारे लोग आए हैं और ओबीसी की जातिगत जनगणना, एससी की जातिगत जनगणना और सामान्य वर्ग की भी जातिगत जनगणना कराने के लिए हमने मांग की है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो 3% लोग हैं, जो 5% लोग हैं, जो 7% लोग हैं, उनकी वो हिस्सेदारी के मामले में 80% कब्जा किए हुए हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओबीसी के जातिगत जनगणना का मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो, एक हमारे पास डाटा है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति सचिवालय में कुल पद 49 हैं, जिसमें 45 सवर्ण हैं और SC ST के 4 हैं, ओबीसी का 0 है। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए, आप दिखा दीजिए इसको, पूरे देश को देखना होगा कि ये लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने निकलवाई है। इसलिए कहा जा रहा है सर कि अगर जाति जनगणना होती है तो उससे जातिवाद बढ़ेगा देश में। जातिवाद अभी नहीं है क्या? जातिवाद अभी नहीं है, अभी जातिवाद बढ़ा नहीं है, कम है।
जातिवाद कम मिल रहा है। कोई तिवारी लिख रहा है, कोई चौबे लिख रहा है, कोई छठे लिख रहा है, कोई सातवें लिख रहा है। ये क्या जातिवाद नहीं है? जातिवाद के नाम पर शोषण हो रहा है। और जब जाति की जनगणना हो जाएगी, उनको हिस्सा मिल जाएगा, उनको राजनीति में हिस्सा मिल जाएगा, उनको सामाजिक हिस्सा मिल जाएगा, तो उनको ताकत मिल जाएगी। ये जो रिजर्वेशन है ना, ये कोई भीख नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, ये हिस्सेदारी है। और मैं चाहता हूँ ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कि हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? क्या प्रॉब्लम है सरकार को? क्यों नहीं देना चाहती हिस्सेदारी? इसका हिस्सेदारी इसलिए नहीं देना चाहती कि जो 3% लोग हैं वो 80% जो देश की आर्थिक स्थिति पे 80% पे कब्जा है, तो वो सरकार इसीलिए इनसे डर रही है कि ये 80% लोग हैं जो लोग आज भूखमरी के कगार पे हैं, जो 3% लोग हैं वो आज पूरी तरीके से इनका 80% लोग फिर भी दबाव नहीं बना पा रहे सरकार। देखिए दबाव क्या, दबाव सरकार से बड़ा कुछ नहीं दबाव होता है। सरकार के पास सारे सिस्टम पे कब्जा है, ईवीएम पे उनका कब्जा है, चुनाव आयोग पे उनका कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पे उनका कब्जा। तीन ही तो ताकतें हैं हमारे देश की। आप जैसे मीडिया साथी हैं, आप देखिए, मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश आरोप लगा रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश आरोप लगा रहा है। जगह जगह आरोप लग रहे हैं, आप देख लीजिए ना, कहाँ आरोप नहीं लगे। बिहार में चुनाव तो नहीं मिले ना, ऐसे कौन कह रहा है सबूत नहीं मिले? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एक परिवार के वहाँ पे 10 वोट हैं और वही प्रत्याशी है, और उसकी बूथ पे 2 वोट निकल रहे हैं, तो उसके 10 मेंबर के वोट कहाँ चले गए? तो फिर विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता इसको लेकर? देखिए, विपक्ष इसलिए आवाज़ नहीं उठाता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ओबीसी का नुकसान तो सभी ने किया है। आज मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं कराया। कांग्रेस सरकार का भी पक्ष थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए कांग्रेस और मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी सांपनाथ और नागनाथ हैं, तो उसमें मानवर साहब ने गलत क्या कहा था? आज वही तो है, वही चीज़ हो रही है। हम लोगों को ना कांग्रेस ने जनगणना के लिए हमें आगे आने दिया और ना भारतीय जनता पार्टी आगे दे रही। अब ओबीसी के इतने नेता हैं, एससी एसटी के इतने नेता हैं, सांसद। अरे नेता नहीं है, ये गुलाम है। नेता नहीं, इनको नेता नहीं कहते हैं। नेता मानवर कांसीराम साहब थे। अखिलेश यादव नेता नहीं है, तेजस्वी यादव नेता नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव तो बात बोल रहे हैं ना, पीडीए की बात कर रहे हैं ना, पीडीए की बात तो की है ना अखिलेश जी ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं बोल सकते, वो बात करके दिखाएं जातिगत जनगणना की। एससी के 131 सांसद हैं, बात करके दिखाएं, लेकिन गुलाम हैं, ये बात नहीं करेंगे। इनको बात करने से कोई मतलब नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता यही है कि हम सभी लोग, पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश के लोग हम इस दबाव को बनाएंगे और सरकार को, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से ये आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। पूरे देश में बुलंद है। मोदी जी भी तो ओबीसी से ही आते हैं ना। मोदी जी ओबीसी हैं या नहीं है, ये तो मोदी जी को पता होगा। वो तो कहते हैं कभी हम 35 साल भीख मांगी है, कभी मैं, मुझे क्या पता भीख मांगी, कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं भीख मांगने का। आज जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके बैठी है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। अगर हरियाणा में चुनाव होता है तो वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इसलिए वहाँ 35 को 1 से लड़ाओ। महाराष्ट्र में चुनाव जब होता है तो वहाँ तो सरकार छीन ली भी जाती है, इससे पहले वाली सरकार छीन ली गई, विधायक खरीद लो। बहरहाल आज जो सत्ता में बैठे हैं इनकी स्थिति ये है कि एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी बात कह दूं